हाय बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? मस्त हो? लॉकडाउन का पालन कर रहे हो ना? चलिए, आज फिर केमिस्ट्री का 12th का केमिस्ट्री है और 8वां लेक्चर है ये। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? सॉल्यूशन। कौन सा चैप्टर पढ़ा जा रहा है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मीन्स विलयन। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? विलयन। विलयन में हमको कौन सा विलयन पढ़ना था? बाइनरी सॉल्यूशन, द्विअंगी विलयन। कौन सा विलयन? द्विअंगी विलयन। मतलब उसमें ऐसा विलयन कि जिसमें सिर्फ दो कंपोनेंट हो, एक विलेय और एक विलय। यहां तक बात क्लियर हुई। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने वाला है। आज हम आपको बताने वाले हैं हेनरी लॉ। हेनरी लॉ, हेनरी का नियम। हेनरी का नियम। आप सभी लोग ध्यान दीजिए, हमने इससे पहले वाले लेक्चर में एक चीज आपको बताया था, गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड, ये सॉल्यूशन बता रहे थे। गैस का द्रव में विलयन। गैस का द्रव में विलयन में हमने एक फैक्टर आपको बताया था, प्रेशर। प्रेशर बढ़ाएंगे तो घुलने वाले गैस की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसी आधार पर हेनरी साहब ने अपना नियम दिया। उनका नियम क्या था, इस चीज को हम बता रहे हैं आपको। स्थिर ताप पर, स्थिर ताप कैसा रखा जाए? स्थिर रखा जाए। ताप को कांस्टेंट रखिए, ताप बढ़ने ना पाए। स्थिर ताप पर किसी द्रव विलायक में, किसी द्रव विलायक में, विलेय गैस का मोल प्रभार गैस पर आरोपित दाब के समानुपाती होता है। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। ये एक कंटेनर है, पात्र है। ध्यान दीजिए, इसमें क्या भरा है? द्रव। क्या भरा है? द्रव भरा है। इसके ऊपर गैस है। पिस्टन लगा दीजिए। ये पिस्टन है। अब इस पर हम दाब बढ़ाएंगे तो इसमें घुलने वाली गैस की मात्रा क्या होगी? बढ़ जाएगी। इसमें घुलने वाली, द्रव में घुलने वाली गैस की मात्रा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ जाएगी। दाब बढ़ाएंगे तो घुलने वाली गैस की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जब मात्रा बढ़ जाएगी तो उसका मोल प्रभार भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? मोल प्रभार भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मोल प्रभार भार पर निर्भर करता है। तो डायरेक्टली ये समझिए कि दाब बढ़ाएंगे तो इसमें घुलने वाली गैस की मात्रा क्या हो जाएगी? उसी अनुपात में क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो यही चीज हम लिख दे रहे हैं, P is proportional to, जैसे x फॉर मोल प्रभार, मोल फ्रैक्शन। अब गैस है तो गैस का A मान लिया जाए कि B माना जाए? जो भी मानना हो वही भी मान रहे हैं हम, A B मान लिया जाए। क्या माना जाए? XB।
P प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। तो P प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाने के लिए किसी कांस्टेंट से गुणा किया जाता है, तो P इक्वल टू क्या होगा, के एच एक्स बी, जहां P क्या है, गैस पर लगाया गया दाब है, एक्स बी क्या है, गैस का मोल प्रभाग है। एक्स बी को हम लिख सकते हैं एन बी बाई एन ए प्लस एन बी। याद करो, एन बी क्या है, गैस के मोलों की संख्या, एन ए क्या है, विलायक के मोलों की संख्या, प्लस एन बी क्या है, विलेय के मोलों की या गैस के मोलों की संख्या। मतलब गैस के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की कुल संख्या का अनुपात क्या कहलाता है, किसी घटक का मोल प्रभाज कहलाता है। तो ये फार्मूला आपका बना, और यही फार्मूला आपका क्या है, ये फार्मूला जो बना ये किसके आधार पर, हेनरी का नियम, यही शो करता है हेनरी का नियम। इसका सबसे बढ़िया व्याख्या किसने किया था, हेनरी ने किया था कि दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये व्याख्या हो गया। मतलब दाब बढ़ाएंगे बाय दाब तो मोलों की संख्या गैस की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। विलयन में, विलयन में गैस की मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। विलयन की बात किया जा रहा है। अब ये तो क्लियर हुआ होगा। अब यहां पर के एच क्या है, के एच आपका है हेनरी कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट, हेनरी नियतांक। क्या है, हेनरी नियतांक। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अब इसको पहले आप सभी लोग उतार लीजिए, फिर आगे बता रहे हैं। चलो उतारो जल्दी से। आगे देखिए, आगे आपको हम बताने जा रहे हैं वेपर, प्रेशर। वेपर मीन्स होता है वाष्प, वाष्प दाब। कोई भी वस्तु है तीन अवस्थाओं में पाई जाती है। कितनी अवस्थाओं में पाई जाती है, कोई भी मैटर है, मैटर मतलब द्रव्य, तीन अवस्थाओं में पाई जाती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। वैसे पांच अवस्था है, एक प्लाज्मा है, एक बोस आइंस्टीन अवस्था है, तो उसके मेन कौन सी अवस्था है, तीन अवस्थाएं हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जान लीजिए, सॉलिड जो होता है भाप बनाता है, सॉलिड ठोस नहीं बनाता है। यही जान लो, अगर दिमाग में हल्का सा भी दिक्कत हो तो ये चीज अपने दिमाग से सोच लो कि ठोस जो होता है उसका वाष्प नहीं होता। कुछ बनाते भी हैं, जैसे कपूर है, कपूर है कि नहीं, कपूर बनाता है। तो कुछ अपवाद हैं, लेकिन ज्यादातर ठोस क्या होते हैं कि वो वाष्प नहीं बनाते हैं। दूसरा, लिक्विड और गैस जो होते हैं ये क्या बनाते हैं, वाष्प बनाते हैं। आप फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए, एक कंटेनर में पानी रख दीजिए, पानी रख दीजिए और रख करके छांव में रख दीजिए। देखिए कुछ दिन के बाद वो पानी क्या होता है, कम होता रहता है, कम होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो भाप बन करके, वाष्प बन करके वायुमंडल में जाता रहता है, और वही वायुमंडल हमको बारिश के रूप में फिर वापस लौटा देता है। ये चीज तो क्लियर होगा कि मतलब द्रव है तो क्या बनाएगा, वाष्प बनाएगा। और गैस तो ऑलरेडी गैसीय अवस्था में है, ये द्रव भी वाष्पित होता है, द्रव भी क्या होता है, वाष्पित होता है। तो दो प्रकार की वस्तुएं, तो ठोस है, ठोस अवाष्पशील। ज्यादातर ठोस क्या होते हैं, अवाष्पशील होते हैं। चलिए इसको मिटाया जाए।
देखिए जब विलयन हम बनाते हैं, क्या बनाते हैं? विलयन। विलयन में हम क्या रखते हैं? जो विलायक रखते हैं वो क्या रखेंगे? द्रव। द्रव रखने का कारण क्या है? हमको वाष्प दाब पढ़ना है। क्या पढ़ना है? वाष्प दाब। तो वाष्प कौन बनाता है? द्रव बनाता है। वाष्प कौन बनाता है? द्रव। द्रव है तो वाष्प बनेगा। तो देखिए दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं। वाष्पित होने के कारण दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं। एक होती है वोलेटाइल और एक होती है नॉन वोलेटाइल। ध्यान दीजिए, इसको कहा जाता है वाष्पशील। क्या कहा जाता है? वाष्पशील। और इसको कहा जाता है अवाष्पशील। अब देखो हमको स्टडी क्या करना है? हमको अध्ययन करना है वेपर प्रेशर। किसका अध्ययन करना है? वेपर प्रेशर का। मैं आ रहा हूं धीमे धीमे अपने टॉपिक के ऊपर आ रहा हूं। तो हमको जब वेपर प्रेशर के बारे में अध्ययन करना है, समस्या देखो कहाँ खड़ी हो रही है। अगर हम ले लें शुगर प्लस साल्ट, दोनों ठोस है, वाष्प कौन बनाएगा? कोई नहीं बनाएगा। किसी ठोस को रख दीजिए 10-20 साल के लिए रख दीजिए, तब भी वो वाष्प बन करके वायुमंडल में नहीं मिलता। कि मिलता है? नहीं मिलता है। तो ये दोनों ठोस हैं, तो दोनों कैसे हैं? नॉन वोलेटाइल। क्या है? नॉन वोलेटाइल। तो नॉन वोलेटाइल वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा? नहीं करेगा। तो हमको कैसा सॉल्यूशन लेना है कि जिसमें एक घटक कैसा होना चाहिए? वाष्पशील होना चाहिए। चाहे विलेय वाष्पशील हो और चाहे विलायक वाष्पशील हो। हमको कैसा विलयन बनाना है कि जिसमें एक घटक कैसा। किस विलयन का अध्ययन करना है वेपर प्रेशर के अंतर्गत? वह विलयन जिसमें एक घटक क्या बनाते हो? वाष्प बनाते हो। अगर दोनों वाष्प बनाएंगे तब भी चल जाएगा। कम से कम कितना होना चाहिए? एक को वाष्प बनाना पड़ेगा। चलो ये बात समझ में आया। तो हम किस विलयन का स्टडी करेंगे कि जिसमें एक कम से कम एक घटक क्या बनाए? वाष्पित हो या वाष्पशील पदार्थ का बना। ऐसा विलयन जिसमें एक घटक कैसा हो? वाष्पशील हो। उसी विलयन का हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। आगे देखिए, ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आपने देखा है, पहली बार जान लीजिए, वेपर और एयर दोनों, ये भी गैस है, ये भी गैस है। दोनों में अंतर क्या है? जो नॉर्मल ताप और दाब पर, ये जो वायुमंडलीय दाब और मतलब रूम टेम्परेचर पर जो सामान्य परिस्थिति में गैसीय अवस्था में होते हैं उनको क्या कहा जाता है? एयर कहा जाता है। और जो सामान्य परिस्थिति में किस अवस्था में होते हैं? सॉलिड या लिक्विड होते हैं, उनको कहा जाता है वेपर। वेपर और एयर और वेपर में यही अंतर है। ये मजबूरी में बना है और ये ऑलरेडी गैसीय अवस्था में ही रहता है। ठीक है, सामान्य परिस्थिति में ये गैस अवस्था में और इसलिए सामान्य परिस्थिति में ठोस रहेगा या द्रव रहेगा। चलें आगे बढ़े। अब यहां तक तो हो गया, जो हमको फंडामेंटल चीजें बतानी थी आपको बता चुके हैं। आगे देखिए, अब देखो एक लिया गया पात्र, पहले समझ लीजिए, समझने के पश्चात सारी चीजें क्लियर हो जाए।
इसमें क्या भरा है? द्रव। मान लीजिए पानी भरा है। क्या भरा है? पानी, H2O। जब H2O भरा है तो ये वो H2O क्या होगा? धीरे धीरे वाष्पित होकर के वायुमंडल में जाता रहेगा और धीरे धीरे पानी क्या होगा? कम होता रहता है। अगर वाष्पित ना होता तो कपड़ा कभी सूखता नहीं। पानी वाष्पित होता है तभी कपड़ा क्या हो जाता है? सूख जाता है। अब बताओ, तो हम कुछ मीजर मतलब मीजर नहीं कर पाए। हम इसको बंद कर दें पात्र को, तो धीरे धीरे क्या देखेंगे कि इसका द्रव्यमान धीरे धीरे कम होता रहता है, इसका आयतन धीरे धीरे क्या होगा? कम होगा। अगर इसको बंद कर दिया जाए, अब बताओ, यहां पर ये द्रव है, पानी है, पानी का कुछ मॉलिक्यूल्स कहां पर जाएगा? यहां पर रिक्त स्थान में। कहां पर जाएगा? रिक्त स्थान में। किस अवस्था में चला जाएगा? वाष्प के। क्या बनाएगा? वाष्प बनाएगा। वाष्प बनता रहेगा, बनता रहेगा, बनता रहेगा, तो वाष्प यहां पर इकट्ठा रहेगा, तो आयतन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर बंद कर दिया जाए तो आयतन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर वो क्या होगा? आगे देखिए, अब ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो जैसे ये वाष्प है तो ये वाष्प क्या लगाएगा? दीवार पर प्रेशर। क्या लगाएगा? अब वेपर है, अब वेपर क्या है? गैस है। वेपर क्या है? गैस है। गैस कहीं भी होता है तो क्या लगाता है? प्रेशर। क्या लगाता है? प्रेशर। अब ये वेपर है मतलब वाष्प है, तो इसके द्वारा जो प्रेशर लगाया जाएगा उसी को कहा जाएगा वेपर प्रेशर। अब ये जो वाष्प है बाहर गया तो ये दीवार पर और इसके तल पर, द्रव के तल पर क्या लगाएगा? प्रेशर लगाएगा या दाब लगाएगा। उसी दाब को क्या कहा जाता है? वेपर प्रेशर कहा जाता है। अच्छा, एक चीज और, वाष्प में कन्वर्ट होने का प्रोसेस कहलाता है वेपोराइजेशन। वाष्पीकरण। फिर देखिए, जब वाष्प ज्यादा इकट्ठा होगा तो ये आपस में जब नजदीक आएंगे, वाष्प के मॉलिक्यूल्स या पानी के मॉलिक्यूल्स, तो आपस में इकट्ठा होकर के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या होंगे? आकर्षित हो जाएंगे और क्या बना लेंगे? द्रव। क्या बना लेंगे? तो वाष्प बस एक ऐसी अवस्था आएगी, मतलब पहले वाष्प बनेगा, धीरे धीरे वाष्प बनते बनते जब वाष्प बनना मतलब मैक्सिमम हो जाएगा, उस समय क्या होगा कि ये वाष्प के मॉलिक्यूल्स आपस में मिल करके क्या बनाएंगे? द्रव बनाएंगे। क्या बनाएंगे? द्रव। तो ये प्रोसेस कहलाता है कंडेंसेशन, संघनन। तो वाष्पीकरण और संघनन दोनों प्रोसेस जब समान तेजी, समान स्पीड से होने लगे, मतलब एक मॉलिक्यूल वाष्प बने तो एक मॉलिक्यूल जल बन जाए, तो यही अवस्था कहलाती है इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था। क्या कहलाती है? साम्यावस्था। जितने तेजी से गैस बने उतने तेजी से द्रव बने, तो वो जो अवस्था हमको बीच का प्राप्त होता है उसी को कहा जाता है इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था। क्या कहलाती है? साम्यावस्था। आगे आपको फिजिकल केमिस्ट्री में 11th में आपने पढ़ा होगा कि साम्यावस्था स्थापित हो जाती है। अब देखो, इसकी परिभाषा दो प्रकार से ले सकते हैं। कैसे? कि द्रव द्वारा वाष्प में परिवर्तन के फलस्वरूप जो द्रव के तल पर दाब लगाया जाता है उस दाब को क्या कहा जाएगा? वाष्प
दाब। क्या कहा जाएगा? वाष्प दाब। दूसरा परिभाषा क्या लगा सकते हैं? ध्यान दीजिए। अब देखो जैसे यहाँ वाष्प है तो दाब लगाए हैं, तो ये दाब के विरुद्ध, अब इसको गैसीय अवस्था में परिवर्तित होना होगा, तो इस दाब के विरुद्ध तो बल लगाना होगा। बोलो क्या लगाना होगा? दाब के विरुद्ध बल लगाना होगा। तो वह दाब, किसी द्रव का वाष्प दाब वह दाब है जो द्रव के मॉलिक्यूल्स को द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक होता है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? यही दबाव के विरुद्ध तो वर्क करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, तो उसके द्वारा विरुद्ध जो काम किया जाता है वही क्या कहलाता है? वाष्प दाब। ठीक है। सबसे बढ़िया परिभाषा क्या बना कि वाष्प के द्रव के वाष्प के द्वारा द्रव के सतह पर लगाया गया दाब क्या कहलाएगा? वाष्प दाब। नहीं समझ में आया? ये चीज तो क्लियर है हुआ होगा। दूसरा परिभाषा क्या है? किसी द्रव के एक अणु को द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में बदलने के लिए द्रव के द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है? द्रव का वाष्प दाब क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। ध्यान दियो। अभी जैसे दाब है, ये दाब नीचे ढकेल रहा है, ये ऊपर जाना चाहता, तो इसी दबाव के बराबर जब ये दाब प्राप्त कर लेगा तभी तो ऊपर जा पाएगा। नहीं समझ में आया? अरे मेरे भाई, जैसे ये बेचारू ऊपर उठा चाहा था, ठीक है ना, तो ये जब ऊपर उठना चाहते हैं और इनको नीचे ऊपर से दबाया जा रहा है, अब इनके ऊपर बल लगाया जा रहा है, मतलब दाब लगाया जा रहा है, तो ये ऊपर गैस अवस्था में कब प्राप्त चले जाएंगे? जब इनका दाब कितने के बराबर हो जाए? वाष्प दाब के बराबर हो जाए। एक बहुत बढ़िया परिभाषा क्या बनी? किसी द्रव के अणु द्वारा द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में बदलने के लिए जो दाब लगाया जाता है, उस द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। यहां तक क्लियर हुआ? किसी को कोई दिक्कत हो है इसको पहले उतार लीजिए, और विद फिगर के साथ समझने में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। कभी भी समझना चाहेंगे, हमने उत्क्रमणीय का चिन्ह क्यों बनाया है कि धीरे धीरे गैस की मात्रा बढ़ती रहेगी, एक ऐसी अवस्था आएगी कि उससे ज़्यादा गैस इसमें नहीं आ सकता, इससे ज़्यादा वाष्प नहीं हो सकता, तो वहीं से क्या होगा? संघनित होकर के लिक्विड में बदलता रहेगा। तो एक अणु गैस में चेंज होगा तो एक अणु किसमें चेंज होगा? द्रव में चेंज होगा। यही अवस्था क्या कहलाती है? साम्यावस्था कहलाती है। यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ, इसको उतारिए। अगला टॉपिक आपका है राउल्ट लॉ, राउल्ट का नियम। कौन सा नियम? राउल्ट का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। राउल्ट लॉ, राउल्ट का नियम।
इनका नियम वाष्प दाब के ऊपर आधारित। देखो मैं इसको लिख रहा हूं, पहले ध्यान दीजिए। किसी विलयन के किसी घटक द्वारा लगाया गया वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब विलयन में उपस्थित उस घटक के विलयन में उपस्थित उस घटक के मोल प्रभार के समानुपाती होती है। आपने पढ़ा होगा विलयन में दो घटक होते हैं, एक होता है ए और एक होता है बी। ध्यान दीजिए। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, पानी ले लिया, पानी में क्या मिलाया? नमक। क्या मिलाया? नमक। NaCl मिला दिया, इसमें H2O। तो पानी तो वाष्पित होता है लेकिन नमक वाष्पित नहीं। अरे ना विश्वास हो तो जाकर के चख सकते हैं। कैसे चखेंगे? सब्जी बना रहे हैं, बॉयल ना करें सब्जी बॉयल ना करें, उससे पहले ढकिए उसको, किसी बर्तन से ढकेंगे। अब उस बर्तन में वाष्प जो है बूंदों के रूप में संघनित रहता है, उसको जाकर के चखेंगे कि क्या वो नमकीन लग रहा है? तो नमकीन नहीं लगता है। नमकीन लगता कब? जब नमक क्या होता? वाष्पशील होता है। नमक वाष्पशील नहीं है, अतः हम क्या पता पाते हैं कि नमक कैसा है? अवाष्पशील है, और पानी क्या है? वाष्पशील। तो नमक का विलयन है क्या है? H2O में। अब बताओ वाष्प कौन बना रहा है? पानी। तो वाष्प दाब किस पर निर्भर करेगा? NaCl पर निर्भर करेगा? नहीं निर्भर करेगा। ध्यान दीजिए। और बाय द वे हम नमक की जगह पे क्या ले लिए? एल्कोहल डाल दिए। शराब जिसको कहा जाता है, मदिरा, पानी में मिला करके पीते नहीं? पिक्चर में देखिए ध्यान से। पानी मिक्स करते हैं तो पानी जब मिला लेते हैं उसमें तो क्या हो जाता है? कंसंट्रेट से क्या हो जाता है? डाइल्यूट हो जाता है। तो लोग क्या करते हैं? अब इसमें हम मिला दिए C2H5OH। ये क्या है आपका? एथिल एल्कोहल। ये भी वाष्पशील है, ये भी वाष्पशील है। अब दोनों वाष्पशील हैं। अब दोनों क्या लगाएंगे? प्रेशर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? प्रेशर लगाएंगे। और दोनों क्या लगाएंगे? प्रेशर लगाएंगे। जब दोनों के मॉलिक्यूल्स होंगे, दोनों के मॉलिक्यूल्स होंगे कि नहीं होंगे? दोनों के जब मॉलिक्यूल्स होंगे, बोलो, जब दोनों के मॉलिक्यूल्स होंगे तब बताओ प्रेशर। बाय द वे पानी के द्वारा लगा प्रेशर ये है, और एथिल अल्कोहल के द्वारा लगाया गया प्रेशर PB है। तो टोटल प्रेशर क्या होगा? अब यहीं पर आ जाता है डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, कि किसी गैसीय मिश्रण द्वारा लगाया गया कुल दाब गैस के अलग अलग पार्शियल आंशिक दाबों के योगफल के बराबर होता है।
तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, PA प्लस PB। ये किसका है, डाल्टन साहब ने दिया था आंशिक पार्शियल प्रेशर लॉ, आंशिक दाब का नियम दिया था, उसी नियम के हिसाब से इस पर लगेगा। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर हुआ। जैसे PA इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, X से होगा। बाद में शुद्ध क्या है, विलायक, क्या है, शुद्ध विलायक या विलायक ना मानिए, ऐसा विलयन मानिए कि पानी में क्या घुला है, नमक, क्या घुला है, NaCl, किसमें घुला है, H2O में। तो दाब कौन लगाएगा, H2O लगाएगा, NaCl दाब लगाएगा, नहीं लगाएगा। तो इस तरह से लिख सकते हैं P बराबर PA, ये क्या है, वाटर, इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, XA। बोलो होगा। तो PA इक्वल टू क्या होगा, KXA। इसको कर दिया समीकरण 1। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यदि शुद्ध विलायक हो, यदि शुद्ध विलायक हो, विलयन में दाब कम हो जाता है, किसी भी चीज का दाब है, अलग दाब अलग होगा, और विलयन में उसको डाल दिया जाए तो दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब इसका फैक्टर बता रहे कि कैसे कम होगा। यदि शुद्ध विलायक हो तो ध्यान दीजिए, XA प्लस XB इक्वल टू क्या होता है, 1। क्या होता है, 1 होता है। अब हमको ध्यान दीजिए, अगर पूरा के पूरा केवल विलायक है तो XB क्या हो जाएगा, 0। तो XA प्लस 0 इक्वल टू 1। तो XA इक्वल टू क्या आया, 1 आया। यह शुद्ध विलायक हो तो वहां पर जो दाब होगा PA0 होगा। अब एक चीज याद रखिए, कोई भी चीज पेवर है, चाहे विलेय चाहे विलायक, तो यहाँ पर नाट लगा देंगे। तो PA0 इक्वल टू क्या होगा, K, और X की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1। तो PA0 इक्वल टू क्या होगा, K। इसको कर दिए समीकरण 2। अब समीकरण 2 की वैल्यू यहां पे रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 तथा 2 से एक तथा 2 से क्या होगा, तो PA इक्वल टू K के जगह पर क्या लिख सकते हैं, PA0। क्या लिख सकते हैं, PA0। जो कांस्टेंट था उसकी वैल्यू हमने निकाला। अगर शुद्ध कोई चीज है तो उसका दाब जो होता है वही K के बराबर होता है। शुद्ध विलेय हो चाहे विलायक हो, उसका जो दाब होता है वो किसके बराबर होता है, K के बराबर होता है। तो यहाँ पर K की जगह पर हम PA0 इंटू X से लिख सकते हैं। बोलो, अब यहां पर केवल पानी था वाष्पित होने के लिए। अगर विलेय और विलायक दोनों वाष्पित हो रहे हैं तो इसी प्रकार ऐसे लिख देंगे, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, PB, B क्या है, विलायक का आंशिक दाब, इक्वल टू क्या होगा, PB0 XB। यही आपका है इसका राउल्ट्स का नियम। समझ में आया, कोई दिक्कत? आज हम
इतना ही रख रहे हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है। एक चीज़ और आपको बताना था, भूल गए बताना आपको, मतलब फैक्टर अफेक्टिंग फॉर वेपर प्रेशर, मतलब वेपर प्रेशर को प्रभावित करने वाले, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, ये टॉपिक आपको बताना है। कल हम आपको इस चीज़ को बता देंगे और कल इसको हम बता देंगे। कैसे वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है तो इस वजह से दिक्कत खड़ी हो रही है। कल हम इस चीज़ को बता देंगे। 2-3 है। एक तो पहली बात प्रकृत है, उसका प्रकृत कैसा होता है विलेय विलायक का। दूसरा क्या होता है, ताप होता है। तीसरा क्या होता है, वाष्पशील विलेय है कि अवाष्पशील विलेय है, इस पर भी निर्भर करता है। तो पहले ही हिंट दे दिए कैसे निर्भर करता है, कल आपसे बात होगी। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ये 8वां लेक्चर है, इससे पहले 7 लेक्चर है। 7 लेक्चर आप क्रम से पढ़िए, क्रम से 1 2 3 4 ऐसे करके दिया गया है। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्योंकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। आज के लिए इतने ही, नेक्स्ट कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।